अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन बॉडी में ड्रग की किस तरीके से होती है, यानी कि हमने फार्माकोकाइनेटिक को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये लेक्चर जो है वो लिपिन कोड से दिया जा रहा है। लिपिन कोड की ये समरी है। The route of administration is determined by the property of the drug। किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं? ड्रग की प्रॉपर्टी से। आया ड्रग वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल है या आयोनाइज ड्रग है। और दूसरा जो पैरामीटर है जो कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिटरमाइन करने में या चूज करने में मदद करता है, वो है जी थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव। अगर आपको रैपिडली एक्शन चाहिए ड्रग का, तो कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा? अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो कौन सा रूट हम फॉलो करेंगे? और इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल साइट पे यानी कि एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं या लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए होती हैं। तो ये जो है हमारे पास इस बेसिस पे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चूज कर रहे होते हैं। और हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मेन है डेट आर थ्री। द वन इज द पेरेंट्रल, जिसमें जो है IV, IM एंड सबकुटेनियस रूट आ जाता है, जिसमें IV का मतलब होता है इंट्रा वेनस, IM मींस इंट्रा मस्कुलर और SC मीन इन सबकुटेनियस इंजेक्शन। टॉपिकल की अगर हम बात करें, इसमें ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हम कोई पेन रिलीफ की ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है टॉपिकली हम उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास पेरेंट्रल टॉपिकल की बात हो गई। एक है हमारे पास एंट्रल रूट। एंट्रल रूट में हमारे पास आ जाता है जी ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल, ये सब जो है हमारे पास एंट्रल रूट में आ जाता है। अब अगर हम एंट्रल की बात करें, एंट्रल मींस एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग बाय माउथ, और ये सबसे कॉमन जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और ये कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है। बहुत सी ड्रग्स जो है वो हम पेशेंट को ओरली एडमिनिस्टर करवा रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, और हमारे पास डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स होती हैं ड्रग की। कैप्सूल होता है और टैबलेट्स होती है जो कि ओरली दे रहे होते हैं, और इसके अलावा हम सिरप्स वगैरह को भी ओरली दे रहे होते हैं। द ड्रग्स में बी swallowed, allowing allowing ओरल डिलीवरी। ड्रग जो है वो swallow की जाती है बाय माउथ और ओरल डिलीवरी हो रही है इसकी। और इसके अलावा जो है सबलिंगुअली भी दे सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन के केस में हम उसको सबलिंगुअल देते हैं ताकि रैपिड जो है वो इफेक्ट आ जाए। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं वो हम बक्कल कैविटी यानी कि गम और चीक के दरमियान रखते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम ओरल की बात करें तो ओरल में जो है ओरल रूट बहुत ही फ़ायदेमंद है। किस तरीके से फ़ायदेमंद है कि ये इजीली एडमिनिस्टर हो जाता है, और अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट ने ओवरडोज ले लिया है तो उसकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसको पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना होगा, फिर इसके बाद जाके वो मेटाबोलाइज होगी, और इस तरीके से तो ये जो है प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकन होता है। तो अब अगर ओवरडोज हो गया है तो इसको हम जल्दी से जो है एंटीडोट दे के ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ने पैरासीटामोल ज़्यादा ले लिया, ओवरडोज कर लिया है, उसको पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो हम एन एसिटाइल सिस्टीन एंटीडोट देंगे और उस चीज़ को हम कवर कर लेंगे। और इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल और गैस्ट्रिक लेवाज भी कर सकते हैं। ये सब प्रोसीजर हम अगर ओरल रूट के की टॉक्सिसिटी में देखें ना, तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि जब तक उससे ड्रग ने जाके मेटाबोलाइज होना है, उससे पहले ही हम जो है एंटीडोट और एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह दे के उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। हाउ एवर द पाथवे इन्वॉल्व इन ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन आर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी है। एंड द लो गैस्ट्रिक pH इनएक्टिवेट सम ड्रग, कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्टमक की pH से इनएक्टिवेट हो जाती हैं। अ वाइड रेंज ऑफ oral preparation is available
including enteric coated and extended release preparation. enteric coated और extended release preparations भी जो है अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि जो enteric coated tablets होती हैं या preparations होती हैं वो जो है स्टमक में उनको जाके डिसइंटीग्रेट नहीं होना, उनको जो है वो इंटेस्टीन में जाके डिसइंटीग्रेट होना होता है। तो अब क्या होगा कि हम उसके ऊपर एक कोट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं इंटेरिक कोटेड, जिसका मतलब ये है कि वो स्टमक में जाएगी, अपना टाइम स्पेन जो है वो पूरा करेगी, लेकिन वहां जाके डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। उसके ऊपर एक हम ये प्रोटेक्टिव शीट लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो जब उसको पर्टिकुलर इंटेस्टाइन का जो है वो मीडियम मिलेगा और वो वहां जाके रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास कुछ जो है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस होती हैं जिसको हम देर से जो है वो रिलीज करवाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है कोटिंग होती है और उनको भी जो है पर्टिकुलर टाइम जब रिक्वायर होता है तब वो अपने टाइम के लिहाज से रिलीज होती रहती है। एंटायरिक कोटेड और एक्सटेंडेड कोटेड को हमने वैसे डिस्कस तो कर ही लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है एंटायरिक कोटेड की एग्जांपल ओमिप्राजोल है, और ये जो है एसिड लेबाइल ड्रग होती है, ऐसी ड्रग जो कि जिसको इंटेस्टाइन में जाके जो है वो डिसइंटीग्रेट होना है, ये ओमिप्राजोल इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। और इसके अलावा ये उन ड्रग्स के लिए भी यूज़ होती है जो कि स्टमक को इरिटेशन, स्टमक में इरिटेशन पैदा कर देते हैं, जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन का पिन पॉइंटेड साइड इफेक्ट है जीआई टॉक्सिसिटी, जीआई ब्लीडिंग, या तो फिर हम अल्सर कह सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर एस्पिरिन का साइड इफेक्ट है। तो ऐसी ड्रग्स के लिए भी जो है हम इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस की अगर हम बात करें, ये वो प्रिपरेशंस होती हैं जिनको हम इस तरीके से देते हैं कि उनकी एब्जॉर्प्शन और जो है उनकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए, और जब इफेक्ट रिक्वायर है उसका इफेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग, ज़्यादा देर तक जो है ज़्यादा अरसे तक प्रोड्यूस होता रहे। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स की कुछ एब्रीवेशंस हैं, ई आर, एक्स आर, एक्स एल, एस आर। ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जो कि एक्सटेंडेड रिलीज टैब प्रिपरेशंस के लिए डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस में यूज़ की जाती है। और अब वही बात आ गई, इन एडिशन एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन में maintain concentration within the therapeutic range over a long duration as opposed to the immediate dosage form। immediate dosage form जो है वो therapeutic range maintain नहीं कर पाते थे ज़्यादा, लेकिन ये जो है अपनी therapeutic range को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, और जब इफेक्ट चाहिए होता है तब इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यही है कि एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे मॉर्फिन की, कि मॉर्फिन जो है वो हमारे पास क्या है, मॉर्फिन की हाफ लाइफ है जी 2 to 4 आवर। देखिए हाफ लाइफ डिसाइड करती है कि ड्रग का इफेक्ट बॉडी में कितनी देर तक रहेगा, जितनी जो है उसकी हाफ लाइफ होगी उतना अच्छा जो है उसका इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो मॉर्फिन है उसकी 2 to 4 आवर हाफ लाइफ है, यानी कि बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसको दिन में 6 दफ़ा जो है वो देना पड़ेगा, यानी कि पेशेंट को 6 टाइम एडमिनिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है पेशेंट फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस बात को, और पेशेंट जो है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, जाहिर सी बात है। उनकी डिसीज़ कंडीशन भी चल रही होती है और इस तरीके से साइकोलॉजिकल हेल्थ भी जो है मुतासिर होती है, तो अब पेशेंट जो है वो दवाई खाना नहीं चाहता। तो ऐसे केस में हम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स बनाते हैं। अब जो पेशेंट को मॉर्फिन दिन में 6 दफ़ा लेनी थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ 2 डोजेस लेगा, और वो मॉर्फिन बॉडी में जब जब आफ्टर 2 आवर 4 आवर जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस उतने ड्यूरेशन के बाद खुद ब खुद रिलीज होगी और पेशेंट को वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। सबलिंगुअल की अगर हम बात करें तो सबलिंगुअल मैंने बात की थी कि ये टंग के नीचे रखते हैं, इसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। और बक्कल रूट में यही एक बक्कल रूट में जो है हम चीक और गम के दरमियान रखते हैं।
both the sublingual and the buccal route of absorption have several advantages. इस पे बहुत से advantages हैं, कैसे for example ease of administration के भाई जल्दी से रख दें, और rapid absorption है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी ये जो है वो बाईपास करता है, और जीआई के इन्वायरमेंट में भी नहीं जाना पड़ता, और यही इसके एडवांटेजेस है। नाइट्रोग्लिसरीन बेहतरीन एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। फौरन से कार्डिक पेशेंट आया आपके पास, आपने क्या किया, नाइट्रोग्लिसरीन रख दी और वो अपने जो है कॉन्शियस में आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट को प्रोसीड किया जाता है। अब पेरेंट्रल की अगर हम बात करें, द पेरेंट्रल रूट इंट्रोड्यूस ड्रग डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, पेरेंट्रल के बारे में मैं ये कहती हूँ कि ये सबसे बेहतरीन और सबसे बदतरीन रूट है। कैसे बेहतरीन? इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आप पेशेंट जो है वो ऐसी कंडीशन में कि अब उसकी लाइफ जो है वो जाने वाली है, तो इस कंडीशन में पेरेंट्रल इज द बेस्ट रूट, जो कि फौरन जो है वो ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाएगा और फौरन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। बदतरीन मैं इसको इस तरीके से कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एरर हो गया, डॉक्टर से मेडिकेशन एरर आ गया, किसी और पेशेंट की दवा थी किसी और पेशेंट को लगा दी, तो ऐसे में होगा क्या, वो जो इफेक्ट है वो फौरन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो किसी पेशेंट के लिए बदतरीन और जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की, बहुत ज़्यादा एहतियात की, डबल चेक करने की नीड होती है। ठीक है, जैसे हमने ओरल में बात की थी कि ओरल का इफेक्ट जो है वो देर से प्रोड्यूस होता है, तो हम गैस्ट्रिक लिवाज, एक्टिवेटेड चारकोल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में अगर कोई पेशेंट अपनी खुदकुशी वगैरह करने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो इस केस में जो है बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज फॉर द ड्रग दैट आर पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। कह रहे हैं कि उन ड्रग्स के लिए हम यूज कर रहे हैं जो कि जीआई ट्रैक में एब्जॉर्ब बहुत कम होती हैं। फॉर एग्जांपल हेपेरिन, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, और अनस्टेबल इन द जीआई ट्रैक। और कुछ ऐसी ड्रग जो कि जीआई ट्रैक में अनस्टेबल होती है, जैसे कि इंसुलिन। ठीक है, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो यूज फॉर पेशेंट, उन पेशेंट्स के लिए भी यूज की जाती है जो कि ओरल ड्रग नहीं ले सकते। ठीक है, या अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसकी अभी सर्जरी हुई है, तो वो जो है ओरल, और वो बेहोश है, वो ओरली चीज़ें नहीं ले पा रहा, ओरल ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा, तो इस केस में हम पेरेंट्रल की तरफ जाते हैं। इन सर्कमस्टांसेस दैट रिक्वायर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, और उन सर्कमस्टांसेस में कि जिसमें जो है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, वो ओरली तो कोई चीज़ ले ही नहीं पा रहा और उसकी वॉमिटिंग हमने कंट्रोल भी करनी है, तो इस केस में हम जो है वो पेरेंट्रल की तरफ जा रहे होते हैं। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द मोस्ट कंट्रोल ओवर द डोज ऑफ ड्रग डिलीवर्ड टू द बॉडी। कह रहे हैं कि हम जो है इसमें जो डोज दे रहे होते हैं वो अपनी मर्जी से, अपने लिहाज से, जैसे कि जितनी पेशेंट को रिक्वायर होती है उतना कंट्रोल अमाउंट में हम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो रूट है वो इरिवर्सिबल है, यही बात हमने पहले की थी। और इससे होता क्या है कि पेशेंट जो है वो इस चीज़ से खौफजदा भी होते हैं, पेरेंट्रल लगवाने से, इंजेक्शन से खौफजदा होते हैं, ड्रिप वगैरह से खौफजदा होते हैं, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, और पेन, लोकल साइट पे पेन तो होती है, लोकल टिश्यू डैमेज भी होते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है। और द फोर मेजर पेरेंट्रल रूट आर इंट्रावेस्कुलर, जिसमें इंट्रावेनस आ जाता है, इंट्रा आर्टीरियल आ जाता है, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस और इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि हम पेरेंटली एडमिनिस्टर करवा रहे होते हैं। अब ये हमारी जो है स्किन बनी हुई है, ये जो पिंक वाला पोर्शन है दैट इज डर्मिस, उसके नीचे जो ब्राउन ब्राउन बना हुआ है दैट इज, ये जो पिंक है वो है एपिडर्मिस, और जो ब्राउन है वो है डर्मिस। अब एपिडर्मिस पे हम कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे, ठीक है, और ये जो डर्मिस है, डर्मिस में डर्मल इंजेक्शन लग रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारी सबकुटेनियस आ जाती है, सबकुटेनियस में जो है हम इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो सबकुटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो पिंक वाला पोर्शन है डेट इज द मसल, तो उसमें जो है
हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं, और ये जो सबकुटेनियस है, सबकुटेनियस से ही जो है हमारी वेन्स गुजर रही होती हैं, तो इंट्रावेनस इंजेक्शन भी वहीं पर लग रहे होते हैं, ठीक है, विद इन द वेन। अब होता क्या है, यहाँ पे मिडाजोलाम की जो है वो कंसंट्रेशन को, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को टाइम के साथ ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है कि अगर हम मिडाजोलाम 5 mg इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, ठीक है, और 5 mg इंट्रावेनस दे रहे हैं, तो इफेक्ट किसका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? जाहिर सी बात है इंट्रावेनस का, ठीक है, और इंट्रामस्कुलर का इफेक्ट देर से प्रोड्यूस होगा और थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये नीचे वही सारी बातें आ गई। वेनस है, इंट्रावेनस जो है वो सबसे ज़्यादा रैपिड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और ये जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली ड्रग चली जाती है और जल्दी से इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और इंट्रा मस्कुलर कंपैरेटिव टू दी इंट्रावेनस थोड़ा कम इफेक्ट इसका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसके अलावा सबकुटेनियस की अगर हम बात करें तो सबकुटेनियस बेसिकली हमें स्लो और सस्टेन्ड कांस्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा होता है। इसमें जो है इंसुलिन की एग्जांपल है, और ये उन ड्रग्स के साथ नहीं यूज करना चाहिए, मतलब ये रूट जो है वो उन ऐसी ड्रग्स जो कि टिश्यू इरिटेशन करती हों, वो जो है ड्रग्स हम सबकुटेनियस रूट के थ्रू नहीं दे सकते, बिकॉज सीवियर पेन एंड नेक्रोसिस में आकर, क्योंकि सीवियर पेन और नेक्रोसिस हो सकती है सबकुटेनियस टिश्यू में। इंट्राडर्मल की अगर हम बात करें, ऐसे इंजेक्शन जो कि डर्मिस में देते हैं, द मोर वेस्कुलर लेयर ऑफ स्किन अंडर द डर्मिस एजेंट ऑफ फॉर द डायग्नोस्टिक, ये जो है डायग्नोसिस के लिए और डिसेंसिटाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, और इसमें जो है हमारे पास एनेस्थेटिक वगैरह भी इंट्राडर्मली दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और रूट्स हैं जिसमें जो है ओरल इनहेलेशन और नेजल प्रिपरेशंस हैं, जो जिसमें हम फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो जिसको अस्थमा के अटैक होते हैं, तो उसमें हम इनहेलेशन रूट ही यूज़ कर रहे होते हैं, और इनहेलर्स के थ्रू जो है उनको ड्रग प्रोवाइड की जा रही होती है, और वो भी जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देते हैं और फौरन जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके उस पेशेंट को जो है दोबारा कॉन्शियस में ले आते हैं और उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। रैपिड इफेक्ट है इसका। और कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि गैसेस होती हैं, जैसे कि कुछ एनेस्थेटिक्स भी जो है वो गैस की फॉर्म में दी जाती हैं, एंड दोज डेट कैन बी डिस्पर्स इन एरोसोल्स, एरोसोल्स में जो कि डिस्पर्स करके दी जाती हैं, ये जो है इनहेलेशन रूट के थ्रू हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो है इफेक्टिव है और कन्वीनियंट रूट है फॉर पेशेंट विद द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जिन पेशेंट्स को होंगे उनके लिए ये अच्छा रूट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अस्थमा जिनको होगा, या सीओपीडी होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये जो है ड्रग्स डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पे जाएंगी और वहां पे जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, और सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी इसके नहीं होंगे। नेजल रूट इन्वॉल्व टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग डायरेक्टली इनटू द नोज। कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि हम नोज पे जो है अप्लाई कर रहे होते हैं नोज के अंदर, और इट इज़ यूज फॉर पेशेंट विद एलर्जिक रेनाइटिस। बाम वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली ज़्यादातर, तो एलर्जिक रेनाइटिस के पेशेंट में जो है एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, हम नेजल प्रिपरेशंस यूज कर रहे होते हैं। फिर इंट्राथीकल और इंट्रा वेंट्रिकुलर भी है हमारे पास। द ब्लड ब्रेन बैरियर टिपिकली डिले और प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इनटू द सीएनएस। When local rapid effect are required, it is necessary to introduce drug into the directly into the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid में जो है हम ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर है अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, वो कुछ ड्रग की जो है एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है, और ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमें रैपिड इफेक्ट चाहिए और लोकल इफेक्ट चाहिए, तो हम जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डायरेक्टली ड्रग को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन इज यूज व्हेन अ लोकल इफेक्ट इज नीडेड और डिजायर्ड। इसमें जो है हमारे पास स्प्रेस आ जाती हैं, काउंटर इरिटेंट्स आ जाते हैं, और क्रीम्स आ जाते हैं, लोशन आ जाते हैं, जो कि हमारे पास लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करा रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रांसडर्मल रूट है, ट्रांसडर्मल पैचेस इसमें मेन एग्जांपल है, ठीक है। दिस रूट
of administration achieves systemic effect by the application of drug to the skin. ड्रग को जो है पैचेस की फॉर्म में स्किन पे अप्लाई किया जाता है और ड्रग जो है फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है. द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन वेरी मार्केटली डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्किन at the site of application as well as the lipid solubility of the drug. कह रहे हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड कर रही होती है फिजिकल कैरेक्टर ऑफ स्किन. फॉर एग्जांपल आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ से जो है वो एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी अफेक्ट होगी. और इसके अलावा लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है ट्रांसडर्मल पैचेस की ये पिक्चर है, नीचे अप्लाई किया हुआ है. अब यहाँ पे स्किन है और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ड्रग पैच से रिलीज हो रही है और हमारे जो है वो टिश्यूज तक पहुंच रहे हैं, सबकुटेनियस टिश्यूज तक. फिर हमारे पास एक रूट है जी, रेक्टल रूट. अब रेक्टल रूट में हमारे पास सुपोजिटरीज आ जाती हैं. ठीक है, बिकॉज 50% ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द रेक्टल रीजन बाईपास द पोर्टल सर्कुलेशन. कह रहे हैं कि हमारे पास जो 50% रेक्टल रीजन की जो ड्रेनेज है वो पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास कर जाती है, वो वहां से नहीं गुजरती. ठीक है, द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग बाय द लिवर इज मिनिमाइज विद द रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन. हम जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी यहाँ पे बाईपास कर देते हैं. ठीक है, तो ये रूट जो है वो ड्रग को प्रोटेक्ट करता है कि मतलब ड्रग जो है वो जीआई एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी. ठीक है, इसका ये भी एडवांटेज है. ऐसी ड्रग जो कि लॉन्ग टर्म आप नहीं चाहते कि ये जो है लंबा अरसा ले अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो रेक्टल रूट से भी जो है एडमिनिस्टर की जाती हैं. लेकिन इसके लिए जो है वो डिफरेंट डोजेज फॉर्म होते हैं जो कि इस रूट से दी जाती हैं. ठीक है, दिस रूट इज यूजफुल इफ द ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग. कह रहे हैं कि और व्हेन गिवन ओरली. कह रहे हैं कि जब आपके पास ड्रग जो है वो वॉमिटिंग करा रही हो, ठीक है, और जब आप उसको ओरली दे रहे हैं, तो इस केस में जो है हम रेक्टल रूट की तरफ आते हैं. इफ पेशेंट इज ऑलरेडी वॉमिटिंग तब भी जो है हम आ रहे हैं, और इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है तब भी हम जो है इस रूट की तरफ आते हैं. यानी कि बात हमने ये की है कि यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास कर दिया. जीआई के जो इन्वायरमेंट है जो कि थोड़ा इरिटेटेड इन्वायरमेंट होता है उसको भी बाईपास कर देते हैं. ऐसे पेशेंट जिनको जो है ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग हो जाती है, और इसके अलावा या वो ड्रग्स जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस करवाती हैं, इसके अलावा ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी वॉमिटिंग हो रही है या अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो इस केस में हम रेक्टल रूट की तरफ आ रहे होते हैं. रेक्टल एब्जॉर्प्शन जो है वो इरेटिक और इनकम्प्लीट होती है. क्यों? एंड मैनी ड्रग इरिटेट द रेक्टल म्यूकोजा. ये हमारे पास जो है वो थोड़ी सी इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इनकम्प्लीट होती है, और इसके अलावा ये रेक्टल म्यूकोजा को भी जो है वो इरिटेट करती है. इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन ये रूट भी जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे दो ड्रग्स की एग्जांपल दी हुई है, बिसाकोडाइल और प्रोमिथाजीन. ये दोनों जो है वो ड्रग्स हैं जो कि रेक्टल रूट से दी जाती हैं. इसके अलावा हम लास्ट में समरी देख लेते हैं. ओरल ड्रग में जो है एसिटामिनोफेन यानी कि पैनाडोल, एमोक्सिसिलिन ऑगमेंटन के नाम से आ रही होती है. और इसके अलावा सबलिंगुअल की अगर बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन हमने बहुत ही बात की है, और ब्यूप्रीनोफेन भी जो है इस तरीके से हम देते हैं. और इसके अलावा वेंकोमाइसिन और हेपरिन जो है वो इंट्रावेनस दी जाती है. वेंकोमाइसिन हमारे पास एंटीबायोटिक है. इंट्रामस्कुलर की अगर हम बात करें तो हेलोपेरिडोल, डिपोट, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन जो हैं वो डिपोट फॉर्म में दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलरली. और सबकुटेनियस में इंसुलिन हमारे पास एग्जांपल है, एपिनेफ्रिन है, हेपरिन है. और इनहेलेशन रूट में एल्ब्यूटेरोल और क्या है जी,
फ्लूटीकैसोन एग्जाम्पल है। टॉपिकली में जो है हमारे पास डिफरेंट ऑइंटमेंट और क्रीम की एग्जाम्पल है। हाइड्रोकोर्टिसोन है, टाइमोलॉल है, और इसके अलावा क्लोट्राइमेजोल क्रीम है जो कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दी हुई है। ट्रांसडर्मल पैचेस की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन, निकोटीन के पैचेस होते हैं, स्कोपोलामीन है, और लास्ट में हमारे पास रेक्टल रूट बिसाकोडाइल और प्रोमिथाजीन। सो दैट्स ऑल फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एब्जॉर्प्शन के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है ड्रग की। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।